अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, स्पेस, फूड, यही सब इज एसेंशियल फॉर अनइम्पेडेड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, रिसोर्स एबिलिटी, अगर आप चाहते हैं अनइम्पेडेड मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस पॉपुलेशन ग्रो करे, ठीक है, ठीक है, द रिसोर्स, देखो, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कोई मतलब ये कह लीजिए, एक सेकेंड, अगर आप चाहते हैं कि कोई पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ अनइम्पेडेड हो, मतलब लगातार ग्रोथ चलती रहे, तो क्या जरूरी है, या वो इवन कि वो सरवाइव भी करे, तो क्या जरूरी है, रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है, रहने की जगह, खाने पीने का सामान, ये सब क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब जो है वो, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऐसे, मतलब ये एसेंशियल चीज है। इन दोनों के बिना, ठीक है, इन दोनों के बिना मतलब रिसोर्सेस के बिना कोई भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस नहीं रह सकती है, ठीक है, एक चीज ये। और अगर इफ द रिसोर्सेज आर, ठीक है, अनलिमिटेड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड देन पॉपुलेशन ग्रो to its full innate potential, full innate potential called, ठीक है, population जो called exponential growth और geometric growth, called एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देखो, इफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अगर रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है, तो जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ करेगा ना, वो अपने फुल इनेट पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर जितना इनेट, अंदर जितना इंटरनल पोटेंशियल है, वो पूरा पोटेंशियल से अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कराएगा, ठीक है, जो भी उसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है। और अगर रिसोर्सेस की ही जो कमी हो जाए, खाने पीने की कमी हो जाए, स्पेस की कमी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई भी पॉपुलेशन अपने, ठीक है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे, हाईएस्ट इंटरनल पोटेंशियल, हाईएस्ट इंटरनल कैपेसिटी से अपनी पॉपुलेशन को ग्रो नहीं करा पाएगा, ठीक है। और जब पॉपुलेशन अपना, ठीक है, फुल इनेट पोटेंशियल पे ग्रो करता है, तो उसी ग्रोथ को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल या, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो आप देखेंगे जैसे इसका, ठीक है, इसका जो अगर आप ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ जो है वो कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ, जैसे मान लीजिए इधर जो है वो टाइम है और इधर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी,
पॉपुलेशन है, कोई चीज़ की तो कमी तो है नहीं, एकदम लगातार जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो आप देखिए ये लगातार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। शेप ऑफ द ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कैसा होगा, जे शेप्ड होगा। यूजुअली इंसान के केस में नहीं होता है, वो इंसेक्ट्स वगैरह के केस में होता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अगर आप देखेंगे शेप ऑफ द ग्राफ, ये जे शेप्ड हो जाएगा, जे शेप्ड। ठीक है, और ठीक है, और अगर मान लीजिए इफ एंटी, ठीक है, एंटी मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी एन नॉट, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, एट इनिशियल टाइम, शुरुआत का टाइम। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा बर्थ रेट, बर्थ रेट, ये हो जाएगा तुम्हारा डेथ रेट। ठीक है, और टी जो हो जाएगा ये टाइम। तो अगर इस ग्राफ का इक्वेशन अगर देखेंगे तो ये होगा एन टी इजकल टू एन नॉट, ठीक है, प्लस आर टी। ठीक है, प्लस आर टी। ठीक है, अब ये आर क्या है, देखो आर जो है बी माइनस डी इजकल टू क्या होता है, आर होता है। कितना बर्थ हो रहा है, नेटैलिटी, कितना डेथ हो रहा है, मोर्टेलिटी, टी टाइम के बाद, उसी को आप क्या बोलेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर क्या हो सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज हमको बताता है कि, हमको दिखाता है कि पॉपुलेशन जो है सर्टेन बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर के इन्फ्लुएंस में कैसा ग्रो करता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखिए एग्जाम्पल, देखो आर का अगर आप वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ठीक है, तो आर जो होता है इम्पॉर्टेंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले ये देखो, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग the impact of biotic and abiotic factors on population growth।
पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सेकंड अगर आप देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ आर के बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, जैसे आर फॉर नॉर्वे रैट 15, फ्लोर बीटल या ह्यूमन मैन 205 पॉइंट, नॉर्वे रैट 0.01 0.02 पॉइंट, फिर क्या इसमें अगर ओके पॉइंट देखो, तो हम ये कह रहे थे अगर तो इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन ऑफ dn by dt r n rn, देखिए देखो क्या है यहां पर, क्या बोला जा रहा है, हम लोग ग्रोथ पढ़ रहे हैं। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ वो कितना चेंज कर रहा है ना, टाइम के साथ वो कितना चेंज कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या, टाइम के साथ कितना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ कहते हैं। यानी टाइम के साथ मान लीजिए कि n जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितना चेंज कर रहा है, इंटीग्रेट करेंगे dn बाई dt टाइम के साथ, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, rn लिखेंगे, वेयर n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो उस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी है, और r क्या है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरली वो कितना इंक्रीज करता है, ठीक है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कितना इनेट पोटेंशियल है कि वो इनेट पोटेंशियल है कि वो कितना इंक्रीज कर सके, कितनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके या ग्रोथ कर सके, पॉपुलेशन की ग्रोथ कर सके। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है, चेंज करता है साथ, ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन चेंज करता है। ये आर अगर आप देखेंगे ये क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रहा है, तो आप पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो कुछ फैक्टर देखिएगा, कहीं पर कोई जो है वो बहुत तेजी के साथ कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ पॉपुलेशन ग्रो करता है, कुछ जो है वो बहुत स्लो ग्रोथ करता है। तो जो बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है, एक तो बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा, एक तो है जो है वो थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगा। तो जो तेजी के साथ ग्रो करता है, ठीक है, आखिर क्यों तेजी के साथ, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर फेवरेबल है। जो धीरे ग्रोथ कर रहा है उसके साथ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है वो फेवरेबल नहीं बल्कि वो अनफेवरेबल है, ठीक है, समझ रहे हैं, अनफेवरेबल। तो किसी जगह पे किसी ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन के ऊपर कितना बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर फेवरेबल है और कितना किसी दूसरे पॉपुलेशन में कितना बायोटिक एबायोटिक फैक्टर अनफेवरेबल है, ये आपको कहां से पता चलेगा, उसके आर वैल्यू से आपको पता चलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जैसे एग्जांपल, जैसे आर वैल्यू देखिएगा नॉर्वे रैट का, ये 0.01
0.015, फ्लोर बीटल का 0.012, हाँ, और ह्यूमन का कितना होता है 0.0205। देखो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये देखा जाए तो सबसे तेजी का, जितना आर वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना तेजी के साथ पॉपुलेशन ग्रो करेगी, चेंजेस उतना तेजी से आएगा। नॉर्वे रैट का कितना दिया हुआ है 0.015, देख रहे हैं, यानी कि बहुत कम है। अब बात सही है, बहुत कम होना ही है, इसलिए रेट नहीं रैट, रैट है, रैट चूहा। नॉर्वे, नॉर्वे कहाँ पे बताओ तो, बहुत ठंडी जगह है नॉर्वे, तो जहां पर ठंडी जगह है वहां पर ये कंडीशन जो है कोई फेवरेबल तो है नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन है। तो एक्सट्रीम कंडीशन है, जाहिर है इतनी ठंडी जगह है, प्रोडक्टिविटी प्लांट की कम होगी, खाने पीने का सामान कम होगा, इस वजह से वहां की पॉपुलेशन, वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ ग्रो नहीं करते होंगे। इस वजह से आप देख रहे हैं 0.015 काफी कम है आर, ठीक है, इसका आर वही नेचुरल इंक्रीज करने की, ये एक खास इंट्रिंसिक वैल्यू है नेचुरली इंक्रीज करने का। आर फॉर फ्लोर बीटल, ठीक है, फ्लोर बीटल का देखिए, तो फ्लोर बीटल का अगर आप देखेंगे आर, ठीक है, तो ये कितना हो सकता है 0.12, ठीक है, 0.12। आप देखिएगा फ्लोर बीटल, बीटल जान रहे हैं ना, एक कीड़ा होता है, बीटल क्या होता है, कीड़ा होता है फ्लोर बीटल, और कीड़ा आप जानते हैं बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर देखोगे 0.12, काफी ज्यादा है। ह्यूमंस की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बहुत, आर जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ती नहीं है, ऐसा नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, 0.0205 है, ठीक है, मतलब कम ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्वे रेट से ज्यादा है। इसलिए नॉर्वे रेट से ज्यादा है क्योंकि ह्यूमन तभी पे जो है वो, अब वो भी जो है एज एन एवरेज जो है वो ह्यूमन का लिया गया है। ये नॉर्वे रेट तो बहुत ठंडी जगह पर रहता है, इसी वजह से इसका काफी कम है। ये इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यही इक्वेशन है, dn/dt आर है। हाँ, अगर एक इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, इंटीग्रल मतलब लॉगरिदमिक इक्वेशन देखेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, एन टी इजकल टू एन नॉट ई आर टी, ठीक है, वेयर, ठीक है, एन टी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, एन नॉट इनिशियल population density E base of natural logarithm 2.71828, यही होता है R intrinsic value of natural increase और T क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रल इक्वेशन। ये तो आप जानते ही होंगे, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम 2.71828। ये हो गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो है ह्यूमन में कमी होता है, एक ही बार पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी एकदम तेजी के साथ, जे शेप्ड, शेप ऑफ द ग्राफ कैसा होगा, जे शेप्ड होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, क्या देखेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ, हाँ हाँ हाँ,
लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ में अगर आप देखेंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रिसोर्सेस क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अगर रिसोर्सेस कहीं पर अनलिमिटेड हैं भी, मान लीजिए रिसोर्सेस बहुत है और इंडिविजुअल कोई नया नया जो है कुछ पॉपुलेशन वहां पे गई, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी ज्योमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अपनी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा कर लेगा कि रिसोर्सेज से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, फिर तो वो लिमिटेड ग्रोथ जो है वो ये रिसोर्सेज क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो ऐसा कहीं नहीं होता है जहां पर रिसोर्सेज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता, रिसोर्सेज लिमिटेड हो ही जाती है, हर जगह रिसोर्स लिमिटेड रहती है। तो अगर मान लीजिए रिसोर्सेज लिमिटेड होगी तो क्या होगा, जितने भी इंडिविजुअल हैं पॉपुलेशन के वो आपस में कंपटीशन में आएंगे। ठीक है, हर इंडिविजुअल चाहेगा कि हम उसको वो रिसोर्सेज को ग्रैब कर लें, एक्वायर कर लें, ठीक है, छीन लें। तो फिर वो आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन में आने के बाद ठीक है, जब तब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे देखिए नोवेयर रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, नोवेयर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ठीक है, इफ द resources become limited, then members of the population comes in competition with each other. If the resources become limited, then members of the population come in competition with each other, and then growth followed is logistic growth. लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो क्या होगा, वो फॉलोड होगा। ठीक है, एक टर्म आता है जिसको आप कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, it is the highest number of individual, it is the highest number of individual that the which the which is maintained, which is sustained by or supported by the environment. पॉपुलेशन। देखो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, के जिसको कहते हैं, ये मैक्सिमम नंबर, अगर आप देखेंगे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा। ठीक है, जो वो मान लीजिए
जो वो इन्वायरमेंट या हैबिटेट आप कह सकते हैं, हैबिटेट कैन सस्टेन या मेंटेन, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए डेजर्ट, तो डेजर्ट में उतना रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो डेजर्ट में रिसोर्सेज अगर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे तो क्या होगा, डेजर्ट में तो उसमें एक रिसोर्सेज कम होंगे। तो मान लीजिए पॉपुलेशन 100 की है, तो चलिए वो इतने रिसोर्सेज है 100 को संभाल लेगा, कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी इंडिविजुअल। फिर ये पॉपुलेशन में इंडिविजुअल बढ़ेंगे, 100 से 200 होगा, संभाल लेगा। इतना खाना पीना रहने की जगह है कि वो 200 को संभाल लेगा, 300 को कर लेगा, 400 को कर लेगा। लेकिन अगर 400 से ज्यादा अगर होता है तो वो हैबिटेट को या वो इन्वायरमेंट को इतना रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, इतनी जगह या इतनी खाने पीने का सामान नहीं है कि उसको सपोर्ट कर सकेगा। और 400 से अगर नंबर बढ़ेगा तो फिर ये पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स वो मरने लगेंगे, है ना। ये पॉपुलेशन के इंडिविजुअल जो है वो अगर आप देखेंगे तो मरने लगेंगे, और इसी को आप जो है इसी को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, वो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल मरने लगेंगे, ठीक है। तो यही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा जो वो इन्वायरमेंट या इंडिविजुअल सपोर्ट करेगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैरिंग, ठीक है। तो अगर आप देखें कैरिंग कैपेसिटी, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होगा, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो जिसको आप क्या बोलते हैं कि आप अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ का देखिए, ग्राफ ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ अगर आप देखेंगे, ठीक है, ग्राफ ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ देखो, तो ये जो होगा, ठीक है, ये इस तरह का होगा। इधर टाइम है, इधर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये शिफ्ट देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, देखो पहले पॉपुलेशन बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, और फिर ये एसिम्पटोट हो जाएगा। देखो तो यहां पर पॉपुलेशन अभी क्या है कि कम है, पॉपुलेशन कम है, तो जाहिर है इसकी ग्रोथ शुरुआत में तो कम ही होगी, पहले ही बता चुके हैं। इसको हम लोग कहेंगे लैग फेज। ये देख रहे कम, जाहिर है यहाँ पे मान लीजिए कि 50 पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन 50 है, तो 50 अगर डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 100 होगा या 150 होगा, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते 150, फिर 150 जब वो रिप्रोड्यूस करेगा 300 400 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है, लैग फेज। अब यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो ये एक ही बार में अगर मान लीजिए यहाँ पर आते 4000 पॉपुलेशन, एक ही बार अगर रिप्रोड्यूस करेगा एक ही जनरेशन में, तो सीधे 4000 से 8000 10,000 हो सकते हैं। तो ये जो फेज होगा, ठीक है, इसको हम लोग लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे, ठीक है, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज या फेज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये देखो यही क्या हो जाएगा, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेट करेगा। रिसोर्सेस, अभी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अभी रुक जाओ, बता रहे हैं रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत है। अब क्या होता है, रिसोर्सेस कम होने लगा, क्या होने लगा, हमने क्या बोला, आज नहीं तो कल रिसोर्सेज लिमिटेड हो ही जाएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, इतनी तेजी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इसको कहेंगे फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन, फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन, फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन आकर के स्टेबल हो जाएगी इस इन्वायरमेंट में, ठीक है। जो पॉपुलेशन को आप क्या कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी,
ये हाईएस्ट है, ठीक है, इसको इस फेज को कहेंगे, ठीक है, ए सिम्टॉट, फेज ऑफ ए सिम्टॉट भी कहेंगे, ठीक है। ये कहां पर होगा ये फेज? ऑन कैरिंग, ऑन कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है, ये देखेंगे ऑन कैरिंग कैपेसिटी, ये फेज कैसा हो जाएगा? एसिम्टॉट हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉपुलेशन हो गया इतना, इससे ज्यादा ये इन्वायरमेंट या हैबिटेट इस पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। लैग फेज, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन एंड देन एसिम्टॉट। इस तरह के इसको आप शेप, ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? वर्लहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको आप क्या कहते हैं? इस टाइप के ग्रोथ को, इस टाइप के ग्रोथ को वर्लहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। अच्छा, शेप देखो तो इसका कहता है शेप ऑफ द ग्राफ कैसा है? एच शेप्ड है कि नहीं? सिग्मॉइड शेप्ड है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसको आप कहते हैं शेप ऑफ द ग्राफ। एस और सिग्मॉइड शेप, एस और सिग्मॉइड शेप। एस या सिग्मॉइड शेप आप इसको कहते हैं, है ना, इस तरह के एस। और वो कहना था जे शेप था, जे शेप, ठीक है। अच्छा, जैसे इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये था डी एन बाई डी टी, तो उसका क्या हो जाएगा? डी एन बाई डी टी के माइनस एन बाई के इंटू आर एन। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखो, अभी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे किसका? लॉजिस्टिक ग्रोथ का। ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हुआ। रुक जाना है एक सेकंड। तो ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, एक तो इंटीग्रल फॉर्म का भी इक्वेशन देखेंगे और जो नॉन इंटीग्रल फॉर्म का भी होगा वो भी देखेंगे। देखो, इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ dn बाई डी टी के माइनस एन बाई के इंटू आर एन, ठीक है। ये आपको हो जाएगा, ये तो dn बाई टी टी तो समझ रहे हो ग्रोथ है, कैसा ग्रोथ? लॉजिस्टिक ग्रोथ। और k माइनस एन बाई के आर एन, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? k माइनस एन बाई ये आर एन, ठीक है। ये यहां पर वेयर k इज कैरिंग कैपेसिटी, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन है। बाकी तो ये तो आप जान रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज एन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ठीक है। अगर इसी का अगर आप देखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ
किसका? लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या इंटीग्रल इक्वेशन हो सकता है? ठीक है, तो आपने वहां पर, ठीक है, आपने वहां पर देखा था, जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आपने देखा था, तो क्या था? ठीक है, अ, वहां पर जो देखा था, ठीक है, वो क्या था वहां पे? एन टी इजकल टू एन नॉट ई, ठीक है, ई आर टी, यही ना था? इसका क्या होगा इंटीग्रल इक्वेशन? हम तुम पे अभी हम छोड़ रहे हैं, तुम लोग ऐसा प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना, वहां पर तुमको मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ये वाली चीज, प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका दिया हुआ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेरिएशंस। देखिए, ऑर्गेनिजम्स, देखो क्या है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू इंक्रीज इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विन फिटनेस, ठीक है, अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ, ठीक है, पहले लिख लो, टू इंक्रीज इट्स reproductive fitness, Darwin's fitness, इसको आर कहते हैं। अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर एन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी, है ना? सेट ऑफ, देखो देखो, पूरा एनसीईआरटी हमने लिखा है, इसका मतलब ये हो गया,
देखिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस जो है वो क्या होता है। अगर आप लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब अगर आप देखेंगे तो हाँ, लाइफ हिस्ट्री क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्स टू इंक्रीज इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस, डार्विन फिटनेस, जिसको आर कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व करता है, आपने पहला इवोल्यूशन जब पढ़ा होगा, पहला लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो इवोल्यूशन का डेफिनेशन है, ठीक है, जैसे चेंज इन वन लाइफ फॉर्म्स टू अनदर लाइफ फॉर्म, ठीक है, एक तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, चेंज करना, ठीक है, ऑर्डरली चेंजेस। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, टर्म क्या दिया हुआ है, इवोल्यूशन में पढ़ोगे ऑर्डरली चेंजेस दिया हुआ है। ये ऑर्डरली चेंजेस का मतलब क्या होता है, मतलब इवोल्यूशन जो हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उसमें चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएगा, लेकिन वो वेरिएशन या चेंजेस कैसा होगा, ऑर्डरली होगा। मतलब वो ऐसा चेंजेस, ऐसा वेरिएशन होगा जो उसके उसके इन्वायरमेंट में, उसके हैबिटेट में जहां वो रह रहा है, उसको और क्या कर देगा, उसके साथ सूटेबल कर देगा और फिट कर देगा। फिटनेस का मतलब, डार्विन साहब ने यही कहा था, डार्विन फिटनेस का मतलब होता है, डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब कि आप कह लीजिए कि अगर कोई पॉपुलेशन, कोई इन्वायरमेंट है, कोई हैबिटेट है, उसमें ये पॉपुलेशन है और ये दूसरी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन जो है, ठीक है, ये ए पॉपुलेशन जो है अपनी आबादी को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है और बी पॉपुलेशन अपनी आबादी को बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ा रहा है, तो दोनों में ज्यादा फिट कौन है, अरे ए है। ए में जो वेरिएशंस हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो इस इन्वायरमेंट, इस हैबिटेट के हिसाब से एकदम सूटेबल है, इसीलिए ये ज्यादा, हम फिर से बोल रहे हैं, सुनोगे, इसीलिए ये ज्यादा, ठीक है, वो सरवाइव कर रहा है क्योंकि अच्छा ट्रेट है, उसके अंदर अच्छा वेरिएशन, अच्छा कैरेक्टर है, ज्यादा सरवाइव कर रहा है, और जो ज्यादा सरवाइव करेगा, जाहिर है वो जो जिंदा ज्यादा रहेगा वही ज्यादा रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो ज्यादा, ठीक है, जो ज्यादा फिट है, ठीक है, वो कौन है, वो उस पॉपुलेशन को ज्यादा फिट आप कहते हैं जिसकी पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती है, जिसमें रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, और उसी को रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं, उसी को डार्विन फिटनेस कहते हैं, उसी को आर कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यानी जिसका आर ज्यादा होगा, जो तेजी के साथ अपना नंबर बढ़वाएगा, जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू अपने नंबर बढ़ाने का, रिप्रोड्यूस करने का ज्यादा रहेगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहेंगे, डार्विन फिटनेस कहेंगे। क्या लिखा, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, क्यों ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है, अपने आप को ज्यादा फिट करने के लिए है, ऑर्डरली चेंजेस लेकर के आता है, ताकि उसमें क्या हो सके, उसमें ऑर्डरली, उसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो बढ़ सके, मतलब वो ज्यादा सूटेबल हो सके, ज्यादा तेजी के साथ अपना रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है, एन ऑर्गन इवॉल्व टू मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है, जाहिर है सिलेक्शन प्रेशर होगा, कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको नेचर सेलेक्ट करता है, उसी को सेलेक्ट करेगा नेचर, जिसको आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसी को नेचुरल सिलेक्शन डार्विन साहब ने कहा था, ठीक है। दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट था डार्विन साहब का, एक ठीक है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। तो खैर जो है वो अगर आप देखेंगे कि क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, मतलब आप देखेंगे कि कोई भी इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में कोई पॉपुलेशन है, उसके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर इन्वायरमेंट के तरफ से, ठीक है, इन्वायरमेंट के तरफ से प्रेशर लगाया जा रहा है कि उसको क्या कर दिया जाए, उसकी पॉपुलेशन को कम किया जाए, ठीक है, वो कम हो जाए, वो मर जाए, रिप्रोडक्शन कम हो जाए, सर्वाइव कम करे, और वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। इन्वायरमेंट की तरफ से सिलेक्शन प्रेशर रहता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के अंदर
इवोल्यूशन होता है। जो अनफेवरेबल थिंग्स, अनफेवरेबल चीजें इन्वायरमेंट की इस पॉपुलेशन को खत्म करना चाह रही, इस पॉपुलेशन को मारना चाह रही थी, वही इस पॉपुलेशन में कुछ ऐसा कैरेक्टर, ऐसा वेरिएशंस, ठीक है, आता है जो इस ये अनफेवरेबल कंडीशन को क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, रोकता है और अपने आप को ज्यादा सर्वाइव करवाता है और अपना रिप्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो वही लिखा हुआ है, अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स, कुछ सिलेक्शन प्रेशर होगा, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सबसे एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी की तरफ जाता है, सबसे एफिशिएंट। इसका क्या मतलब है एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी? जैसे देखो, जैसे साल्मन फिश बैम्बू, ठीक है, आप देखेंगे एग्जाम्पल, अगर इसका देखिएगा एग्जाम्पल, साल्मन फिश, ठीक है, रिप्रोड्यूस वंस इन lifetime since since it produced higher number of individual, most bird and mammal reproduce many times in lifetime since it produce lesser number of individual per reproduction देखो, जैसे साल्मन फिश है, बैम्बू है, ये एक बार रिप्रोडक्शन करेगा ना, पर रिप्रोडक्शन एक बार रिप्रोडक्शन करेगा, इतना ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ये बैम्बू जो है इतना ज्यादा नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, और सैल्मन फिश इतना ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है कि अगर ये हर कुछ महीने पे, हर कुछ साल पे अगर रिप्रोडक्शन करे ना, कि इनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वो उस हैबिटेट का जितना भी रिसोर्सेज है सबको ये क्या करेंगे, जितना भी फूड है सबको खा जाएंगे और हर जगह पे यही आ जाएंगे। ये इतना ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो अब तुम हमको स्ट्रैटेजी बताओ इनकी क्या होनी चाहिए। ये प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या, क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करें या बहुत कम नंबर ऑफ टाइम रिप्रोडक्शन करें, क्योंकि वो एक ही बार में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी, मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा एक बार में प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से ये जिंदगी में सिर्फ क्या करेंगे, एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये बेस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है, मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है। जैसे एग्जांपल देखिए, मोस्ट ऑफ मैमल्स ऑफ बर्ड्स, बड़ा जानवर है, एक बार रिप्रोडक्शन करता है ना बर्ड्स और मैमल, इसके तरह नहीं एक ही बार हजारों में सीड बना दिया, लाखों में सीड बना दिया, नहीं, 2 3 1 2 3 4 5 6 10 इससे ज्यादा नहीं करता है। तो तुमको क्या लगता है, एक तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये कम प्रोड्यूस कर रहा है पर रिप्रोडक्शन में, तो इसको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करना चाहिए ताकि इसकी स्पीशीज खत्म हो जाए। रिप्रोडक्शन कम भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन का इंडिविजुअल भी कम है और नंबर ऑफ टाइम्स भी रिप्रोडक्शन कम करे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो बेस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इनकी क्या होनी चाहिए कि जिंदगी में कई बार क्या करें, वो रिप्रोडक्शन करें, है ना। वही ना दिया हुआ है, पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। यहां पर सिलेक्शन प्रेशर क्या है, रिसोर्सेज है, कि भाई रिसोर्सेस कम हो जाएगा अगर ये बहुत बार जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा। यहां पर सिलेक्शन प्रेशर क्या है, ठीक है, सिलेक्शन प्रेशर क्या है कि रिसोर्सेस तो नहीं कम होगा, लेकिन सिलेक्शन यहाँ प्रेशर क्या है कि आबादी कम रहेगी
तो प्रेडेटर इनको मारने लगेगा, ये मरेंगे भी ज्यादा और इनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इसके लिए यही है कि बहुत बार रिप्रोडक्शन करे। इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि रिप्रोडक्शन का अमाउंट क्या करे, वो कम कर ले, मतलब रिप्रोडक्शन का अमाउंट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कम कर ले। तो ये हो गया मोस्ट ऑफ मैमल्स या बर्ड्स। ठीक है, अब आइए इसमें अब हम लोग ये देखते हैं ऑयस्टर या जिसको पैलेजिक फिश कहते हैं। देखिए ऑयस्टर या पैलेजिक, ठीक है, ये क्या है। देखिए दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी देखो इसका क्या होगा। स्मॉल एनिमल हेंस प्रोड्यूस, छोटे एनिमल हैं, देखो छोटे एनिमल हैं, कोई भी इनको मार सकता है, कमजोर हैं, खत्म कर सकता है। तो इनको इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जानवर छोटे हैं तो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करें या कम रिप्रोडक्शन करें, कि कम रिप्रोडक्शन करें, कमजोर हैं, मर भी जाएं, मार भी दे इसको प्रेडेटर शिकारी और इनकी स्पीशीज खत्म हो जाए, नहीं। तो स्मॉल एनिमल्स हेंस प्रोड्यूस फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी ये क्या करें, फ्रीक्वेंटली प्रोडक्शन करें, जल्दी जल्दी फौरन, और नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। आज के डेट में दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन है, सबसे एडवांस कौन सा ग्रुप है, सबसे एडवांस, छोड़ो जानवर, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, सबसे ज्यादा एडवांस कौन है, जानवर। और जानवर में भी कौन जो सबसे हाईएस्ट है, मैमल्स बर्ड, मैमल्स बर्ड। आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जानवर सब कौन होता है, मैमल्स है। सबसे बड़ी पानी का जानवर वेल, मछली नहीं है, मैमल्स है, वेल, डॉल्फिन। सबसे बड़ा इंसान का जानवर, धरती का जानवर, हाथी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर हम इंसान, दिमाग सबसे ज्यादा, सब पे रूल कर रहा है। तो क्या होना चाहिए इनकी स्ट्रैटेजी, इनको मारने वाला कोई पैदा हुआ है, अरे मार के सबको खत्म कर चुके हैं ये सब, ठीक है। इनको बर्ड्स तो वैसी नहीं है, मैमल्स में एक प्रजाति है जिसको इंसान कहते हैं, ठीक है। बस न चले तो सारा दुनिया में सबको खत्म कर देगा, ठीक है। आप खुद को छोड़ करके दूसरे जानवर को भी, प्लांट को भी खत्म कर देगा, दूसरे इंसान को भी खत्म कर देगा। इनसे ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है, इनको मारने वाला जल्दी पैदा नहीं हुआ है। बड़े जानवर भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, खूब रिप्रोडक्शन करें, मरे भी कम और रिप्रोडक्शन भी खूब हो, कि सारा रिसोर्सेस खा जाएं, सारा पानी, सारा जो है खाना पीना खा जाएं, सब जगह पे यही हो जाएं, और सब दूसरे खुद भी मरे और दूसरे को भी ले डूबे, मतलब हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये कैसा जानवर होता है, ये जो है लार्ज एनिमल्स, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, लार्ज एनिमल्स हेंस प्रोड्यूस रेयरली, कम से कम लेसर, रेयरली या लेसर, कम से कम इनके कंपैरेटिवली तो कम ही होना चाहिए। तो ये हो गया ऑयस्टर, पैलेजिक फिश और मैमल्स ऑफ बर्ड हो गया। यानी कि लास्ट में हम लोग एक चीज देखेंगे जो कि एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, कि देखोगे द लाइफ हिस्ट्री trait acquired by an individual या organisms is due to limited abiotic and biotic components of the
हैबिटेट कि हमने देखा कि जिंदगी में जो भी लाइफ हिस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेड जो कैरेक्टर आता है वो क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि जिस हैबिटेट में वो रह रहा है उसमें बायोटिक और एबायोटिक, उसका जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उसकी कमी के वजह से। आप देखिए, आप देख लीजिए कि सैल्मन फिश ऑफ बैम्बू में जिंदगी में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करने वाला जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर है, वो क्यों आया? इसलिए क्योंकि जहां पर ये रहता है वहां पर बायोटिक, वहां पर रिसोर्सेज जो होंगे, रिसोर्सेज मतलब रहने की जगह, ए बायोटिक कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तुम्हारा खाने पीने का सामान, मतलब पेड़ पौधा, अगर वो अगर वो हर कार्निवोर है तो कीड़ा मकोड़ा या जानवर खाने वाला। यानी कि खाने पीने की उतनी, खाने पीने रहने की, यानी बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट में कमी थी, उसमें कमी थी, बायोटिक एबायोटिक हैबिटेट। इस वजह से इसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा कैरेक्टर लाया, एक ऐसा ट्रेट लाया, ठीक है, या जो भी ट्रेट जो भी कैरेक्टर आया वो उसी चीज को काउंटरैक्ट करने के, न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या ट्रेट लाया इसने? क्या लाया? इसने लाया कि हम जिंदगी में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे, अगर हम कर लेंगे बहुत बार रिप्रोडक्शन तो बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट इतना, उसका इतना ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, इतना ज्यादा नहीं है कि मेरे इतने बड़े पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकेगी, सरवाइव करा सकेगी। ठीक है, यहां पर भी देखिए मोस्ट ऑफ मैमल्स से बर्ड क्या है, इसमें देखिए वही बात है कि ये क्यों बार बार रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनका अमाउंट जो है वो क्या है, कम है। अगर इनका अमाउंट जो है कम रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर ये कम रिप्रोडक्शन करेंगे, कम बार रिप्रोडक्शन करेंगे, तो जो दूसरे जो बायोटिक कंपोनेंट है उस हैबिटेट के, जो प्रेडेटर होगा इनको मार करके खत्म कर देगा, समझ ना? तो ये अगर आप देखेंगे तो जो भी जो भी जो है इसमें रहता है, अब आप देखेंगे जो ये जो है, मतलब जो आर्कटिक रीजन में ठंडे जगह पे जो जानवर रहते हैं उनको खूब हेयर्स रहता है। क्यों? ये जो कैरेक्टर आया, क्यों आया? क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड कैरेक्टर ये था कि वो बहुत ज्यादा ठंडी जगह थी, इसी वजह से इसका साइज जो है, बता चुके हैं ठंडी जगह के जानवर का साइज बड़ा क्यों होता है। ये कैरेक्टर क्यों बड़ा बदन वाला कैरेक्टर, बड़ा बॉडी वाली कैरेक्टर जो है उसके अंदर क्यों आया? इसलिए आया, समझ गया ना? ठंडी जगह वाले में क्यों बता चुके हैं सब एलेंस रूल में। छोटी जगह, गर्म जगह पे रहने वाले उनका बॉडी का साइज क्यों होता है छोटा? ठीक है, ये क्यों, ये जो कैरेक्टर आया छोटे बॉडी का साइज वाला कैरेक्टर क्यों आया? क्योंकि लिमिटेड एबायोटिक कंपोनेंट है, लिमिटेड क्या, काफी ज्यादा वहां पर गर्मी थी। इस वजह से जो भी लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स जो एक ऑर्गेनिज्म में आता है, जो भी ट्रेट्स आता है, ठीक है, या जितना ट्रेट आता है वो सब किसके वजह से होता है? लिमिटेड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट या एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ऑफ हैबिटेट, मतलब कोई भी हैबिटेट है या कोई भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो पॉपुलेशंस होता है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे।